हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा का 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्यारे बच्चों, जो कि 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए और इस चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, वीडियो के बीच में एक कोड हम आपको बताएंगे, उस कोड को आप लोग भेज दीजिएगा प्यारे बच्चों इस नंबर पर, तो आपको पूरा पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं और साथ में चैनल को पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, जितना क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग कमेंट करके बताना कितना क्वेश्चन आपको पता है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नहीं पता रहेगा उसको अतिरिक्त रूप से आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन छपेगा 100%। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धारतीय प्रतिघात का मात्रा क्या होता है। तो धारतीय प्रतिघात होता है क्या है, तो किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारिता के द्वारा लगाया गया जो रोध होता है प्यारे बच्चों, उसी को धारतीय प्रतिघात कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों ओम होता है। देखिए धारतीय प्रतिघात पूछे या प्रेरक प्रतिघात पूछे, मात्रक जो होगा ना वो आपका ओम ही होगा। और धारतीय प्रतिघात एक सी बराबर जो फार्मूला होता है 1/ω/c होता है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर होगा। और पहली बात प्यारे बच्चों जूल्स होता है, कार्य का मात्रक होता है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। तो यहाँ से आपको याद रखना कि धारतीय प्रतिघात का मात्रक ओम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रेरक प्रतिघात का मात्रक क्या होगा। देखिए प्रेरक प्रतिघात पूछे या धारतीय प्रतिघात पूछे, मात्रक जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ओम ही होगा। यानी आपसे जब भी क्वेश्चन किया जाए धारतीय प्रतिघात की या प्रेरक प्रतिघात की, आपको मात्रक हमेशा याद रखना है ओम होगा। ठीक है, और प्रेरक प्रतिघात का फार्मूला क्या होता है तो थोड़ा उसको भी याद रखना। एक सल बराबर फार्मूला होता है, एक सल बराबर क्या होता है तो ओमेगा इंटू एल होता है। ठीक है, ये होता है दोस्तों प्रेरक प्रतिघात का फार्मूला और इसका मात्रक ओम होता है। तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन, कि किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय किस रूप में होता है। तो किसी भी एलसीआर परिपथ में जो ऊर्जा का क्षय होता है मेरे प्यारे बच्चों वो रजिस्टर के रूप में, प्रतिरोधक के रूप में होता है। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है किस रूप में होता है, प्रतिरोधक के रूप में होता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको याद रखेगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग बता दीजिए। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो शक्ति व्यय होता है केवल प्रतिरोध के रूप में होता है, यानी कि शक्ति का जो व्यय होता है, जो खर्च होता है सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध के रूप में होता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, प्रतिरोध के रूप में मतलब प्योर रेजिस्टेंस के रूप में। ठीक है, तो राइट आंसर है नंबर, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। 26 में 2 आपको सीधा प्यार बच्चों लड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, याद कर लीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि धारतीय प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। देखिए धारतीय प्रतिघात का मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों ओम होता है, इसका फार्मूला एक सी बराबर क्या होता है तो 1/ω/c होता है। तो यहाँ पे मिला लीजिए 1/ω/c जो मिलेगा प्यारे बच्चों डी नंबर में मिलेगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ओमेगा का मान दोस्तों आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो याद रखिएगा 2πf होता है। ठीक है, यहाँ से एक और मान निकल सकता है 1/2πfc भी निकल सकता है, ये मान निकल सकता है ना, क्योंकि ओमेगा का मान ये वाला होता है, ये रखिएगा तो 1/2πfc भी निकल जाएगा। ओवरऑल ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि प्रेरक प्रतिघात क्या होता है। तो एक सल बराबर ओमेगा एल होता है, तो हम आपको पढ़ाइए दी हैं। तो इसका मात्रक फार्मूला क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक सल बराबर ओमेगा एल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक क्या होता है। देखो बाटहीन धारा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए शक्ति गुणांक 0 होता है, यानी कि बाटहीन धारा के लिए जो cos फाई जो होता है R/Z शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है, R/Z ना होता है cos फाई बराबर R/Z। तो इसके लिए जो शक्ति गुणांक का जो मान होता है मेरे प्यारे लाल वो आप लोग को हमेशा याद रखना है 0 होता है। क्या होता है 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है कि संधारित्र का शक्ति गुणांक कितना होता है। तो संधारित्र का जो शक्ति गुणांक होता है वो आपका 0 होता है, तो ए नंबर लगा लीजिए। संधारित्र का शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। बहुत महत्वपूर्ण है, संधारित्र का शक्ति गुणांक पूछे, धारिता का शक्ति गुणांक पूछे, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक पूछे, ये सब का शक्ति गुणांक 0 होता है। याद हो गया कि नहीं, एकदम याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर क्वेश्चन की प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है। तो देखो प्रतिबाधा का जो मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों ओम होता है। क्या होता है ओम होता है। कार्य का जूल होता है, मीटर तो होगा नहीं, बल का मात्रक न्यूटन होता है। तो राइट आंसर ए नंबर।
अगला क्वेश्चन का आंसर है कि भारत में आपूर्ति की जा रही प्रतिवार्ती धारा की आवृत्ति कितना होता है। तो भारत में आपूर्ति की जा रही प्रतिवार्ती धारा की जो आवृत्ति होती है मेरे प्यारे बच्चों 50 हर्ट्ज, यानी कि 1 सेकंड में 50 हर्ट्ज पूरा कर लेती है एक चक्कर को। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज यहाँ पर राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे लाल ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि है। तो देखिए ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाला जो राशि होता है वो आपका आवृत्ति होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर में आप लोग देखेंगे उसमें जो अपवर्तित आता है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका आवृत्ति अपवर्तित रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण करवा रहे हैं, सीधे आपके परीक्षा में ठोकाएगा प्यारे बच्चों, आप लोग ठोकने के लिए तैयार रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रतिरोधक के आर पार प्रतिवर्ती धारा की वोल्टता मापी जा सकती है, किसके द्वारा? तो एक ताप तार वोल्ट मीटर के द्वारा। ठीक है, एक ताप तार वोल्ट मीटर के द्वारा प्यारे बच्चों प्रतिरोधक के आर पार प्रतिवर्ती वोल्टता को माप सकते हैं, किसके द्वारा? तो एक ताप तार वोल्ट मीटर के प्रयोग द्वारा। अगला देखिए प्यारे बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन, यदि धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर ए हो तो शक्ति गुणांक क्या होगा? यदि धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर ए है तो यहाँ पर शक्ति गुणांक जो होगा cos ए हो जाएगा। मान लीजिए अगर फाई रहेगा कलांतर तो cos फाई हो जाएगा आंसर। ठीक है, बस इतने याद रखना, धारा और विभवांतर के बीच का कलांतर ए है या फाई है। मान लो फाई रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा cos फाई, अगर ए दिया गया तो आंसर क्या हो जाएगा? cos ए हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन इसको कहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध प्रेरकत्व का औसत शक्ति खपत कितना होता है? शुद्ध प्रेरकत्व में औसत खपत जो ऊर्जा होता है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। ठीक है, कितना होता है शुद्ध प्रेरकत्व में औसत खपत जो ऊर्जा होता है, यानी कि शुद्ध यानी कि प्योर जो प्यारे बच्चों इंडक्टेंस होगा इसका जो औसत शक्ति होता है 0 होता है। कैसे होता है ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे चैनल से पहली बार जुड़ते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि शुद्ध धारिता में औसत शक्ति की खपत कितनी होती है? तो शुद्ध धारिता में औसत शक्ति की जो खपत होती है मेरे प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएगा 0 होती है। कितनी होती है? शुद्ध धारिता में जो औसत शक्ति की जो खपत होती है कितनी होती है? 0 होती है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध धारिता में जो औसत शक्ति जो होती है उसकी ऊर्जा कितनी खपत होती है? तो 0 ऊर्जा की खपत हानि होती है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है 16 नंबर कि एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक क्या होगा? देखो एलसीआर परिपथ का मतलब आप लोग को पढ़ा चुके हैं, एल का मतलब प्रेरकत्व, सी का मतलब संधारित्र, आर का मतलब प्रतिरोध। एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक जो होता है ना वो आपका 1 होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। सभी का शक्ति गुणांक आप लोग 0 पढ़े थे। ठीक है, लेकिन आपसे आपको याद रखना है एलसीआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक होगा क्या होगा? हाँ मेरे प्यारे लाल, बिल्कुल बिल्कुल 1 होगा। 1 याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बंधु। अगला क्वेश्चन देख मेरे प्यारे बच्चों का आंसर है 17 नंबर कि प्रतिवर्ती धारा में कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? तो प्रतिवर्ती धारा जो है ना मेरे प्यारे बच्चों कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है? तो आप लोग ज़्यादा तो देखिएगा ना तो उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ से रासायनिक प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, यानी डी नंबर कहना कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती धारा प्रभाव प्रदर्शित करेगी, रासायनिक चुंबकीय सब चीज़ करेगी। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए प्यारे बच्चों, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? तो सबको पता होगा कि पूरे चक्र के लिए जो प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान होता है वो 0 होता है, और आधे चक्र के लिए मैंने बताया 2I0/π होता है, यही ना होता है। और मान लीजिए पूरे चक्र के लिए निकालेगा ना तो काट के 0 हो जाता है। ठीक है, तो काट के 0 हो जाता है तो उसी कंडीशन में 0 हो जाता है पूरे चक्र के लिए। तो पूरे चक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा का मान 0 होता है और आधे चक्र के लिए 2I0/π होता है। आगे आएगा क्वेश्चन, बस याद करते चलो। देखो आधे चक्र के लिए आएंगे क्वेश्चन, आधे चक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान कितना होता है? तो आधे चक्र के लिए प्रतिवर्ती धारा का माध्यमान जो होता है 2I0/π होता है। याद कर लो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधे बोर्ड में आपका लड़ेगा, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन याद रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है? तो एल आर परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है √r² + ω/L² होता है, यही होता है एल आर परिपथ के क्या चाहिए? तो प्रतिबाधा। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पूरे का अंडर है। ठीक है, √r² + ω/L² जो है एल आर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलसी परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो एलसी परिपथ का जो शक्ति गुणांक होता है मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखने का, एलसी परिपथ में एल का मतलब प्रेरकत्व और सी का मतलब धारिता, यानी कि इसका शक्ति गुणांक जो होगा एलसी परिपथ का 0 होगा। याद रखिएगा किसका? एलसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व एल हो और संधारित्र की धारिता सी हो तो 0 होगा।
शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक, देखिए सारा चीज़ मैं आपको निकलवा के करवाएं, अगर आप लोग के पास नोट्स होगा तो सारा चीज़ पता होगा। तो शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक भी 0 होता है, बस दो ये चीज़ का शक्ति गुणांक 1 होगा, एक एक प्रतिरोध का होगा और दूसरा एक अभी थोड़ी देर पहले बताए थे अनुनाद की स्थिति में, तो उसका 1 होगा, बस दो ये चीज़ का। तो यहाँ से याद रखिएगा संधारित्र का पूछा शक्ति गुणांक 0। अगला क्वेश्चन देखिए एल आर परिपथ का कलांतर क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। एल आर यानी कि जिसमें प्रेरकत्व हो, एल का मतलब प्रेरकत्व, आर का मतलब प्रतिरोध, यानी कि प्रेरकत्व और प्रतिरोध वाले जो परिपथ होता है उसका कलांतर जो होता है हमेशा याद रखेंगे, तो रट लीजिए एक तरह से tan इनवर्स ओमेगा एल बटा में आर होता है। क्या होता है? tan इनवर्स ओमेगा एल बटा में आर होता है। तो राइट आंसर ए नंबर, एकदम धुआं धुआं कर देना है, एकदम प्यारे बच्चों, एकदम भौकाल मचा के धुआं धुआं करना है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एकदम वैसा ही क्वेश्चन है इसके पहले जैसा, परिपथ में यहाँ पर प्रतिरोध आ रहा है और प्रेरकत्व एल है, तो tan फाई का मान पूछा जा रहा है, तो बस कुछ नहीं उसमें ओमेगा एल बटे आर कर दीजिए। अगर फाई पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों फाई तो tan ओमेगा एल बटे एल हो जाएगा, जैसे tan फाई है ना तो गुना में जाएगा उधर तो माइनस में हो जाएगा, तो tan इनवर्स ओमेगा एल बटे आर हो जाएगा इस कंडीशन में। तो ओमेगा एल बटे आर मिला लीजिए, कहाँ पर मिला गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्यवार्ती द्वारा परिपथ के शिखर मान तथा वर्गमूल के औसत का जो अनुपात होता है कितना होता है? तो प्रत्यवार्ती धारा के शिखर मान तथा वर्गमूल के औसत मान का जो अनुपात होता है ये आपका क्या होता है? तो √2/1 होता है। क्या होता है? √2:1। देखिए यार कैसे याद रखना है, प्रत्यवार्ती धारा शिखर मान जो होता है √2 होता है और वर्ग मान औसत मान जो होता है वो आपका 1 होता है, यानी कि वर्गमूल औसत मान 1 होता है और शिखर मान √2 होता है। तो यहाँ पर वर्गमूल उसका तो कोई है ही नहीं, लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन √2 यहाँ पर हो जाएगा। शिखर पहले पूछ दिया ना तो √2, अगर वर्गमूल पहले आ गया ना तो 1:√2 हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अगर शिखर द्वारा पहले पूछा तो √2:1 हो जाएगा, तो √2 भी चलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए प्यार बच्चों, प्रत्यवार्ती धारा के मूल्य मान तथा इसके शिखर मान का अनुपात कितना होता है? तो देखो मूल्य मान का कितना होता है? 1 होता है मेरे प्यार बच्चों। शिखर धारा कितना होता है? √2 होता है। इसके पहले वाला के क्वेश्चन कहीं जैसे विपरीत है, शिखर धारा का क्या बोले थे? √2, तो √2 शुरू में था इसीलिए आपका √2 रह गया। अगर मान लीजिए शिखर धारा बाद में आ रहा है, वर्गमूल पहले आ रहा है, तो 1:2 इसका √2 हो जाएगा, क्योंकि शिखर धारा बाद में चल गया, ये पहले आ गया और मूल्य माध्य जो होता है 1 होता है, तो 1:2 हो जाएगा। मिला लीजिए, कहाँ पर मिला? तो ऑप्शन नंबर बी में। एकदम याद कर लो मेरे प्यार बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम आपको ही मारेंगे, ठीक है, तो मेहनत करके याद कर लीजिए, एकदम यहाँ से 10 नंबर फिक्स है। एलसी परिपथ का शक्ति गुणांक आपको आंख मूंदना और 0 लगा देना है। क्यों? अरे भैया ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्यारे लाल मैं आपको बताया हूँ, क्लास में भी अगर डाउट है तो कॉपी लेके आओ, समझा देंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। बस शक्ति गुणांक प्रतिरोध का ही 1 होता है, बाकी का 0, ऑप्शन नंबर बी लगा दो। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एलसी परिपथ का कलांतर कितना होता है? तो कलांतर का मतलब होता है प्यार बच्चों, क्या पता है किसी को? कला में अंतर, यानी कि एलसी परिपथ के लिए जो कलांतर होता है 90 डिग्री होता है। किसके लिए? पढ़ाएं बहुत अच्छे तरीके से, तो 90 डिग्री का π/2 होता है। एलसी परिपथ का कलांतर 0 और शक्ति गुना एलसी परिपथ का कलांतर π/2 और शक्ति गुणांक 0, ठीक है। याद मेरे प्यार बच्चों, याद 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 बस याद रह जाते, ऐसा मेहनत करना कि याद रह जाए, ठीक है। चलिए शुद्ध प्रेरकत्व का शक्ति गुणांक कितना होता है? अरे मेरे प्यारेलाल, प्रेरकत्व पूछे किसी का शक्ति गुणांक पूछे 0 लगाओ, सिर्फ प्रतिरोध का 1 होता है और अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक 1 होता है, बस दो ये कंडीशन याद रखो। अगला क्वेश्चन देख मेरे प्यारे लाल, कहा जा रहा है कि शुद्ध प्रतिरोध का शक्ति गुणांक। अरे मेरे प्यारे, मेरे जिगर के छल्ले, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अभी ना मैंने बोला कि प्रतिरोध का ही सिर्फ शक्ति गुणांक होगा ना, वो आपका 1 होगा, बाकी सबका 0। तो प्यारे लाल लगा दो ना रे प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख मेरे प्यारे लाल, कहा जा रहा है कि प्रेरक प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है रे प्यारे लाल? तो बताओ मेरे प्यारे लाल, सभी लोग बताओ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए एक स्टूडेंट बता दिया कि प्रेरक प्रतिघात का जो फार्मूला होता है क्या होता है? एक्सल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल ना होता है, और ओमेगा का मान कितना होता है? तो सबको पता होगा 2πf होता है, पढ़ा चुके हैं बढ़िया से। तो यहाँ पर ओमेगा का मान रख दीजिए, तो ओमेगा का मान रख देंगे 2πf, तो यहाँ पर एल हो जाएगा, तो 2πfl भी होगा और ओमेगा एल भी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही है प्यार बच्चों, समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। हाँ बहुत बढ़िया। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि ओमेगा का एक्सल बराबर ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा का मान रखेगा 2πf, तो यहाँ पर 2 को मान निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन, ये वाला भी ऑप्शन, दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, धारतीय प्रतिघात क्या होता है? तो धारतीय प्रतिघात XC बराबर क्या होता है? 1/,
ओमेगा सी होता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों एक सी बराबर आप लोग ओमेगा का मान 2πf रखेगा तो यहाँ से 1/2πfc हो जाएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन होगा, ये वाला भी ऑप्शन होगा, मतलब यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, इसी प्रकार मेहनत करना, एग्जाम में धुआं करना है ना, और टॉप करना है एकदम बढ़िया नंबर लाके। हाँ सर मेहनत जारी है। हाँ मेहनत जारी रखना है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आइए, ट्रांसफार्मर में जो परिनमन का जो अनुपात होता है वो कितना होता है? ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें परिनमन का अनुपात जो होता है, मतलब जो परिवर्तन जो अनुपात होता है, परिनमन का मतलब होता है परिवर्तन अनुपात। तो ये जो परिवर्तन अनुपात हम आपको करवाए होंगे, देखिएगा व्यंजक जो प्राप्त किए ना उसमें देखिएगा तो VS मतलब सेकेंडरी बटे प्राइमरी, वोल्टेज सेकेंडरी बटे प्राइमरी प्राप्त होगा। तो इसी को परिवर्तन अनुपात कहा जाता है, इसी को कहते हैं सेकेंडरी बटे प्राइमरी। यानी कि ट्रांसफार्मर में जो परिनमन अनुपात होता है VS बटे VP का होता है। तो राइट आंसर ए नंबर ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, एल आर परिपथ में कलांतर कितना होता है? देखिए एल आर परिपथ का जो कलांतर होता है tan इनवर्स ओमेगा एल बटे आर होता है। इसके पहले भी करवाए थे ना सर? हाँ जी सर। हाँ बहुत बढ़िया, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, कहा जा रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो सही है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन है? तो देखो ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है सेकेंडरी जो होता है, देखिए सेकेंड ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर वहाँ ध्यान नहीं दीजिए। सेकेंडरी जो होता है बड़ा होता है प्राइमरी से, यही ना होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में, सेकेंडरी बड़ा होता है प्राइमरी से, यही ना होता। करवाएं प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया से कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा, मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को बढ़ाता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसका मतलब कि द्वितीय वोल्टेज जो होता है प्यारे बच्चों, द्वितीयक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज से अधिक होता है। यानी कि वोल्टेज होता है प्यारे बच्चों द्वितीयक में, समझिए ना, इसका मतलब यही है कि द्वितीयक वोल्टेज और प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है। इसका मतलब यही ना होगा कि द्वितीयक वोल्टेज जो है प्राथमिक वोल्टेज से अधिक है, हैं? द्वितीयक वोल्टेज से अधिक प्राथमिक वोल्टेज से, क्योंकि ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वोल्टेज को बढ़ाता है। क्या करता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है। थोड़ा स्टार मार के कहीं पर लिख लीजिएगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को कम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देख मेरे प्यारे बच्चों 36 नंबर, दिष्ट धारा के लिए जो प्रेरक प्रतिघात होता है कितना होता है? तो दिष्ट धारा के लिए जो प्रेरक प्रतिघात होता है 0 होता है। कैसे दिष्ट धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात 0 होता है, किसी को पता है? बताओ। पहली बात, दिष्ट धारा के लिए जो आवृत्ति होती है ना वो 0 होती है, और दिष्ट धारा के लिए प्रेरक प्रतिघात का फार्मूला क्या होता है? एक्सएल बराबर 2πfl होता है ना, ये फार्मूला होता है ना, बताओ। यही ना होता है, यही ना होता है प्यारे बच्चों, बताओ। तो यहाँ पर बताओ एक्सएल के लिए जो होता है एल यानी आवृत्ति जो होता है एफ का मान क्या है? 2πfl। अच्छा ओमेगा लिख दिए हैं एफएल, तो ये फार्मूला होता है। तो एफ का मान कितना होता है, आवृत्ति कितना होता है दिष्ट धारा के लिए? तो दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति 0 होता है। एक्सएल का मान पूरा क्या हो जाएगा? 0। यानी कि इसका दिष्ट धारा के लिए जो प्रेरक प्रतिघात होगा 0, क्योंकि देखो दिष्ट प्रेरक प्रतिघात का फार्मूला होता है 2πfl, और दिष्ट धारा के लिए जो आवृत्ति होता है वो 0 होता है। कितना होता है? 0। दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति 0, तो पूरा हो जाएगा 0। तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो अभी मैंने बोला कि दिष्ट धारा के लिए जो आवृत्ति होती है वो 0 होती है। ठीक है, दिष्ट धारा के लिए दोस्तों जो आवृत्ति होती है वो 0 होती है, अभी ना बताए हैं, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शक्ति गुणांक क्या होगा? तो शक्ति गुणांक या अर्थात माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य शक्ति, मतलब R/Z होगा। क्या होगा? R/Z। अगला क्वेश्चन देखिए 39 नंबर क्वेश्चन के, प्रतिवर्ती धारा के लिए धारतीय प्रतिघात क्या होता है? तो XC बराबर क्या होता है? 1/ωc होता है। तो यहाँ पर मिला लीजिए ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 40 नंबर क्वेश्चन के, दिष्ट धारा के लिए धारतीय प्रतिघात होता है। तो दिष्ट धारा के लिए धारतीय प्रतिघात क्या होता है? तो आपको याद रखना, दिष्ट धारा के लिए धारतीय प्रतिघात अनंत होता है। ऐसा क्यों? तो ध्यान दीजिए। तो धारतीय प्रतिघात का फॉर्मूला XC बटा क्या होता है? 1/ωc होता है। ये ना डायरेक्ट बड़का फार्मूला लिख दीजिए, 1/2πfc होता है। ये ना होता है। अब बताओ दिष्ट धारा के लिए आवृत्ति का मान कितना होता है? फ्रीक्वेंसी का मान 0। तो बताओ XC बराबर या इसका मान F का मान रखेगा तो 1/, क्या हो जाएगा? 0। 1/0 का मान कितना होता है? अनंत। तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा दिष्ट धारा के लिए धारतीय प्रतिघात का मान कितना हो जाएगा? अनंत। तो यहाँ पर मिला ले मेरे प्यारे लाल, कहाँ पर अनंत दिया गया? एकदम धुआं करेंगे एग्जाम में, आप लोग मेहनत जारी रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा के विद्युत वाहक बल का केलांतर जो है इसको आप लोग थोड़ा रट टूट के याद रख लीजिए 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ती धारा के बात का अनुनाद की स्थिति में विद्युत वाहक बल इतना केलांतर होता है 0 होता है, उसको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा
केवल धारिता ये करवाया हुआ सारा नोट्स में, ठीक है। अगर आप लोगों को तालिका एक दिए तो बोले थे कि बना लेना है, तो वही सबसे क्वेश्चन है। केवल धारिता प्रतिवर्ती परिपथ में धारिता में इसका कलांतर जो होगा ये 90 डिग्री आगे होगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। देखो ये क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो ऊष्मा में रूपांतरण को ताम्र क्षय कहा जाता है। यानी कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण को ताम्र क्षय, कॉपर कोरेसिंकन कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिबाधा धरतीय प्रतिघात, पेनिक प्रतिघात, सबका मात्रक ओम। हेनरी प्रेरकत्व का होता है। एक हेनरी, देखिए हेनरी मात्रक होता है, तो हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है। हेनरी प्रेरकत्व का मात्रक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने में ज़रूरत होता है, तो सबको पता है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने की ज़रूरत होता है उच्च प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में शक्ति व्यय होती है। तो शुरू में एक क्वेश्चन हम बताएं थे मेरे प्यारे बच्चों, आपको अगर ध्यान में होगा तो लगभग 4-5 के आसपास में क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर केवल प्रतिरोध के रूप में शक्ति व्यय होती है। 47 के बाद 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में विद्युत वाहक बल के बीच का कोणांतर ए है, तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा, ठीक है। तो इसका cos फाई ये भी थोड़ा लिखा है, ऑप्शन नंबर डी, ये भी करवाए थे। 13 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन के आसपास में करवाए थे। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से क्या प्राप्त होता है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर से हम लोग को प्राप्त होता है उच्च विभव, ठीक है। क्या से प्राप्त होता है? उच्च वोल्टेज और निम्न धारा। ऊंचाई ट्रांसफार्मर से ये ना प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, बताइए। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में उच्च विभव, ठीक है, और निम्न धारा ऐसा ही प्राप्त होता था, ठीक है। तो यहाँ सबको याद रखना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा उच्च वोल्टेज, ठीक है। उच्च वोल्टेज और निम्न धारा मतलब उच्च विभव और निम्न धारा, याद रखना है। तो करवाए भी हैं हम आप लोगों को, ठीक है। एकदम प्यारे बच्चों, एकदम याद रखना, ठीक है। क्या हो गया, पेन चल नहीं रहा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, प्रेरक प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा? तो देखिए प्रेरक प्रतिघात का जो मात्रक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ओम हो जाएगा। धारतीय प्रतिघात, प्रेरक प्रतिघात या प्रतिबाधा किसे का मात्रक पूछे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो हमेशा याद रखना मेरे प्यारे बच्चों ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। चलो कलर चेंज हो जाए, हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ताप तार एमीटर मापता प्रतिवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान। ताप तार एमीटर मापता है क्या चीज? तो प्रतिवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्गमान, ठीक है। तो यहाँ से याद रख लो सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन, आवासीय धारा होता है तो शिखर धारा बटे √2 होता है। शिखर धारा बटे √2 होता है, किसका मान? आवासीय धारा का मान। आवासीय धारा का मान होता है, आवासीय धारा का मान होता है शिखर धारा बटे √2, ऑप्शन नंबर सी, याद रख कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती धारा के मूल्य औसत वर्गमान तथा शिखर मान का अनुपात क्या होता है? तो मूल्य औसत मान का मान बोले थे 1 और इसका बोले थे शिखर धारा का √2। तो 1:√2 देख लीजिए कहाँ पर दिख रहा है, कहाँ पर दिख रहा है, एकदम खोज के मारिए, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, एलसीआर परिपथ के लिए महत्तम धारा के लिए कौन सा व्यंजक सही है? तो ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC हो जाएगा। ये मैं थोड़ा 2 नंबर में भी करवाऊंगा आगे चल के, टेंशन वाली बात नहीं है, ऐसे 2 नंबर में करवाया भी हूँ। एलसीआर परिपथ के लिए महत्तम धारा के लिए ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC याद रखना है, और पूछा भी गया तो पिछला साल करवाए भी थे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, इसको क्या बोलते हैं? डायनेमो। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है? तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो क्या करते हैं? तो एसी वोल्टता को बढ़ा या घटाने के लिए यूज होता है। क्या चीज होता है? ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो एसी वोल्टता को बढ़ा या घटा सकता है। क्या कर सकता है? बढ़ा या घटा सकता है। तो राइट आंसर डी नंबर याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन देखिए, एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आवश्यक शर्त क्या होता है? तो अभी हम आपको बताएं मेरे प्यारे बच्चों, ओमेगा एल बराबर याद रखना है 1/ओमेगा से। ये धारती इसी को कहा जाता है अनुनाद, विद्युतीय अनुनाद। जब धारतीय प्रतिघात प्रेरक प्रतिघात के बराबर हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अनुनाद। तो यहाँ से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता है तो धारा घटती है। तो यहाँ पर हम लोगों से पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? वोल्टेज बढ़ती है, धारा घटती है। और अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटती है और धारा बढ़ती है। तो यहाँ पर मिला लीजिए, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? तो वोल्टेज हो जाएगा कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान पूर्वक थोड़ा समझिए। आप ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ती है, धारा कम होती है, और अपचाई ट्रांसफार्मर में धारा बढ़ती है, वोल्टेज कम होती है। तो घटते की बात किया जाए, इस बात को मैं उम्मीद करूंगा आप लोग मेहनती हैं तो नोट्स जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली क्रमशः लपेटे हुए हैं, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में फेरों की संख्या अधिक होता है, पता है ना आप लोगों को। यदि ऊंचाई ट्रांसफार्मर प्राथमिक और द्वितीय इस प्रकार से लेते हैं तो N2 बड़ा होता है, पता है आपको कि नहीं, द्वितीयक बड़ा होता है प्राथमिक की तुलना में। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, एकदम धुआं करके याद कर लो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहा जा रहा है किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा एवं वोल्टेज के बीच का कलांतर, यदि प्रतिवर्ती धारा I एवं वोल्टेज के बीच का कलांतर हो तो धारा का बाटेहीन घटक का मान कितना होगा। तो देखो ऐसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे इसका I sin I प्राप्त होगा, ये सब थोड़ा करवाए हैं। तो बस इतने आपको याद रखना है कि धारा एवं वोल्टेज के बीच का कलांतर हो तो बाटेहीन धारा घटक का मान I sin I होगा। ये डायरेक्ट पूछेगा, सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा, कुछ नहीं चेंज होगा, ऑप्शन भी नहीं। चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत आधारित होता है, किस पर आधारित होता है, तो ये आपको याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, चौक कुंडली स्वप्रेरण पर आधारित होते हैं, यानी कि स्वप्रेरण पढ़ाए हैं अच्छे तरीके से। अपचय ट्रांसफार्मर में बढ़ता है, देखिए अपचय ट्रांसफार्मर में देखो पहली बात, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता है, धारा घटता है। अपचय ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटता है, धारा बढ़ती है, पता है कि नहीं मेरे प्यारे लाल। तो धारा बढ़ता है यहाँ पर अपचय ट्रांसफार्मर में, ठीक है। अपने शक्ति को बढ़ाए रखने के लिए धारा को बढ़ा देता है, ठीक है। चौक कुंडली का शक्ति गुणांक 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 64 नंबर पे क्वेश्चन, एलसी परिपथ को कहा जाता है। एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, दोलनी परिपथ कहा जाता है, ठीक है। एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है, दोलनी परिपथ। जो प्रेरकात होता है, संधारित्र होता है, इसको दोलनी परिपथ भी कहा जाता है, ठीक है। दोलनी परिपथ टैंक परिपथ भी कहा जाता है, या टैंक परिपथ इसी को कहा जाता है। देखिए ऊर्जा क्षय किस रूप में होता है, प्रतिरोधक के रूप में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा देता है घटा देता है उसको क्या कहते हैं, तो युक्ति जो वोल्टता को बढ़ा दे उसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। अभी ना बता रहे थे कि वोल्टता को बढ़ा देता है, धारा को घटा देता है, तो राइट आंसर सी नंबर। अगला देखिए, संधारित्र का शक्ति गुणांक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, शक्ति गुणांक किसके बीच बदलती है, तो 0 और 1 के बीच बदलती है। कितने, 0 और 1 के बीच शक्ति गुणांक बदल जाती है, तो ऑप्शन नंबर से याद रखना है। किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, देखिए किसके लिए संधारित्र जो है अनंत, अरे मेरे प्यारे लाल बता दे आंसर। देखिए किसके लिए संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब पता है, दिष्ट धारा। तो दिष्ट धारा के लिए जो होता है ना, संधारित्र अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है। किसके लिए, संधारित्र जो होगा मेरे प्यारे बच्चों अनंत प्रतिरोध की तरह कार्य करता है, तो डायरेक्ट करंट के लिए, ठीक है। विद्युत लेपन में जो यूज़ होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया था। तो डायरेक्ट करंट के लिए यूज़ होता है, किसके लिए, डायरेक्ट करंट, मतलब डायरेक्ट माने दिष्ट धारा के लिए। अगला देखिए 71 नंबर क्वेश्चन कि शुद्ध धारिता औसत खपत शक्ति कितनी होती है, तो औसत खपत ऊर्जा जो होती है मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है। तो देखिए शुद्ध परिपथ में औसत शक्ति की जो खपत ऊर्जा होती है हाफ CB स्क्वायर ऐसे, या 0 लगभग हम बताए थे, तो 0 कोई ऑप्शन में है नहीं, इसका थोड़ा आप लोग ऊपर छोड़ देते हैं, ठीक है। 0 यहाँ पर कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो मुझे लगता है कि ऑप्शन डी कोई नहीं। शीर्ष धारा I2 और मूल्य धारा IRMS में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप लोग को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये I0 है, ठीक है, I0 बराबर √IRMS होता है ये मान, ठीक है। ये I0 IRMS होता है ये मान, प्यार बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्ट धारा के लिए कौन सही है, तो देखिए डिस्ट धारा के लिए कौन सही है, तो AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता है। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो AC वोल्टता को बढ़ाता या घटाता, यही सही है, ठीक है। AC वोल्टता को बढ़ा या घटा सकता है। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, ठीक है। एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो याद रखना प्यारे बच्चों, √R² ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों आप लोग एकदम भौकाल मचाइए, आप लोग का बहुत मनमानी चलता है, अब हम मनमानी करेंगे, ठीक है। खास करके ऑफलाइन के स्टूडेंट ध्यान दे दीजिए, नहीं तो ठोकाइया स्टार्ट होने वाला है। एलआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा होती है, ठीक है। अच्छे तरह से नोट्स करते चलिए और याद करते चलिए जितना भी चीज़ है। अभी सब देखिए हम कितना बढ़िया से करवाते, प्रतिबाधा सिद्ध करवा करके बोले थे, R² + ओमेगा L स्क्वायर होता है। अब वहीं शक्ति गुणांक पूछेगा तो R/Z का मान ये होता है, तो Z का मान बट्टा में कर दीजिए, तो यहीं ये नीचे में ये वाला लिख दीजिएगा, तो शक्ति गुणांक का मान हो जाएगा। यहाँ पर प्रतिबाधा पूछा जा रहा है, तो बस इसका हो जाएगा √R² ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है। तो मिला लीजिए प्यारे बच्चों, 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी नंबर।
75 नंबर में है कि एल आर पर पद का शक्ति गुणांक, वहीं क्वेश्चन आ गया था। अभी मैंने बोला कि आर बट्टा में क्या हो जाएगा, √r² प्लस ω² और l², यही होता है शक्ति गुणांक का मान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एकदम धुआं करेंगे एग्जाम में, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अगला देखिए, आवृत्ति बढ़ने पर धारतीय प्रतिघात का मान क्या होता है। अब ये देखो मैं कैसे बताऊँ मेरे प्यारे बच्चों, कैसे समझाऊँ, हम आपको कितना बढ़िया से पढ़ा चुके हैं कि आवृत्ति बढ़ाने पर धारतीय प्रतिघात का फॉर्मूला XC = 1/2πfc होता है। बताओ आवृत्ति बढ़ाएंगे तो बताओ यहाँ पर XC = 1/f हो रहा है कि नहीं। इधर देखो आवृत्ति व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं, ये वाला f के देखो ये व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं, यानी कि यहाँ पर अगर धारतीय प्रतिघात का मान बढ़ाएंगे तो आवृत्ति का मान क्या होगा, घटेगा। अगर मान लीजिए आवृत्ति बढ़ाएंगे तो धारतीय प्रतिघात का मान घटेगा, तो मतलब राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। एकदम धुआं हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ती धारा पर पद की आवृत्ति शून्य हो तो प्रेरक प्रतिघात क्या होगी। तो देखिए प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति शून्य हो तो प्रेरक प्रतिघात का फॉर्मूला 2πfl होता है। तो यहाँ पर f का मान 0 रख देंगे तो xl यानी कि प्रेरक प्रतिघात भी 0 हो जाएगा, मतलब ए नंबर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, एकदम भौकाल नहीं, धुआं करेंगे एग्जाम में और धुआं करके छोड़ देंगे और बोर्ड एग्जाम में तबाही नंबर आएगा। ठीक है, इतना अच्छा नंबर लाना है कि एकदम क्या बताएं प्यारे बच्चों, आपका दोस्त का भी एकदम जलन हो आपसे। ठीक है, कि इतना मेरा दोस्त इतना आगे कैसे निकल गया, ऐसा जलन होना चाहिए। प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति शून्य होने पर धारतीय प्रतिघात होता है। देखिए सब दोस्त जलने वाला नहीं होता, लेकिन कुछ लोग होते हैं, इसीलिए आपको जलाना चाहिए जो दोस्त जलता है आपसे। ठीक है, तो देखिए प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति शून्य हो तो धारतीय प्रतिघात की आवृत्ति क्या होगी। देखिए धारतीय प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है, XC बराबर क्या होता है 1/ωc होता है। ठीक है, यही ना होता है, और पूरा फार्मूला ओमेगा का रखेगा तो 1/2πfc होता है, यही ना होता है। f का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, आवृत्ति का मान शून्य होने पर धारतीय प्रतिघात भी 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना। तो 78 का ए, सॉरी यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या चाहिए, आवृत्ति शून्य ना हो जाएगा। तो आवृत्ति शून्य हो जाएगा तो 1/0 ना हो जाएगा, और 1/0 का मान अनंत ना होता है, ऑप्शन सी 1/0 का मतलब अनंत होता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में अधिकतम सुराई के लिए विक्षेप जो होगा कितना होगा, ये थोड़ा रट लो, 45 डिग्री यानी कि 1 होता है, याद रख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। क्वेश्चन बैंक का सवाल है। शक्ति रहित प्रतिभा, देखिए शक्ति रहित धारा होती है, जिसमें शक्ति रहित धारा जो होती है वो कौन है। देखिए बी, और यहाँ पर आपको देखना 20 धारतीय प्रतिघात, और यहाँ पर आप लोग को क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों बताओ, विकल्प यहाँ पर थोड़ा ठीक से नहीं लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ दीजिए पेंडिंग में। ठीक है, इसको बाद में कभी देख लेंगे। चलिए, ट्रांसफार्मर के करोड़ को प्रतिधार किस लिए बनाया जाता है बताओ। ट्रांसफार्मर का ऊर्जा को कम जो होता है, यानी शक्ति ऊर्जा कम हो, मतलब जो होता है नुकसान कम हो, बस इसीलिए प्रतिधार को करोड़ को प्रतिधार नहीं। देखो ट्रांसफार्मर हर गांव में लगा रहता है, तो उसको प्रतिधार क्यों बनाया जाता है, तो शक्ति ऊर्जा को कम करने के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा का क्षय कम करने के लिए। अगला देखिए 82 नंबर, प्रतिवर्ती रहेगी आवृत्ति, ये 5 नंबर ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग सॉल्यूशन करके लाना। ठीक है, मैं करवाया हूँ, चलो फार्मूला लिख देता हूँ, I0 sin ωt, I0 कहाँ गया, I बराबर I0 sin ωt, इस पर मान निकाल कर आना। ओमेगा का मान लो मैंने बता दे इतना दिया हुआ है। ठीक है, इसका मान निकाल कर आना, पिछला वीडियो में मैं करवाया हूँ कैसे निकलता है। जो देखो यहाँ पर आपका tan इनवर्स ω/r हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पहले भी करवाए थे इसके पहले क्वेश्चन, ये भी ω/c, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखो ये अर्थात माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य शक्ति, यही कहलाता है शक्ति गुणांक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ रुक जाओ क्या मैंने क्या दिया, अर्थात माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य, सॉरी गुना में चल गया था, सॉरी यहाँ पर अर्थात माध्य शक्ति बटा में आभासी माध्य शक्ति, आर में से और इतना के बीच क्या संबंध होता है, तो इसको थोड़ा आप लोग रट लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे तो करवाया भी हूँ। इसका जो मान होता है IRMS से और इसका बीच जो संबंध होता है IRMS का मान 0.707 I0 होता है। याद कर लो, क्वेश्चन बैंक का सवाल है, नहीं तो बहुत पछताओगे। प्रतिवर्ती धारा का तत्कालीन मान I0 sin ωt अभी बताए थे प्यारे बच्चों। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन था। 88 नंबर देख लीजिए, ये क्वेश्चन थोड़ा रट के याद कर लो, या तो नहीं भी याद होता कोई दिक्कत नहीं, हम आपको आगे चल के सोल्यूशन करके बताएंगे। 0 क्यों आता है, यह तालिका भी मैंने आप लोगों को दिया है। ठीक है, कि अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक 0 क्यों हो रहा है, देखिए जाके तालिका, पिछला वीडियो में ग्रुप में वीडियो डाले, फोटो डाले थे। ये देखो ये कुंडली की तुलना में क्या होता है, तो इस कुंडली की तुलना में आप लोग बता दो तो कम होता है प्यारे बच्चों। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब होता है प्यारे बच्चों क्या चीज़, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और की द्वितीय कुंडली में धारा का प्राथमिक कम होता है, याद रखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन बैंक का सवाल PT/PA याद रखो। ठीक है,
चलिए प्यारे बच्चों देखें 90 क्वेश्चन करवाएं इस चैप्टर से, 10 क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। अगर आप लोग नहीं याद करें तो आप लोग को पीट के ढेर कर देंगे, ठीक है, बहुत पीटेंगे यार, बड़े काम मार रहे हैं, ठीक है। आप लोग मेहनत कीजिए, याद कर लीजिए तो सारा क्वेश्चन। प्यारे बच्चों जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं, नंबर आपको दिख रहा है, ऑल सब्जेक्ट के लिए नोट्स आप लोग ले लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर ले लेते हैं तो आप लोग का प्रॉपर तैयारी होगा प्यारे बच्चों, मेहनत से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा देंगे। 70 में 65 लड़ता है तो 35 ना बनाना होता है, बाकी सब्जेक्टिव को तो धुआं मार देंगे, ठीक है। ऐसे में इतना आसान क्वेश्चन होता है, बस मेहनत से पढ़िए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।